Good morning, student. Topic second, health and immunity, chapter number 10. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इंट्रोडक्टरी बेस पर कि इम्यूनिटी क्या होती है, एंटीजन क्या होती है, एंटीबॉडी क्या होती है. नाउ इन दिस वीडियो वी आर टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ इम्यूनिटी. द इम्यूनिटी आर बेसिकली टू टाइप्स, innate or inborn immunity. सेकंड, एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी. दो इम्यूनिटी के टाइप्स होते हैं, एक इनेट और एक एक्वायर्ड. वन बाय वन लेते हैं हम स्टूडेंट. इनेट इम्यूनिटी. अब इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? सॉरी, इनेट का दूसरा वर्ड भी दिया है इनबॉर्न, मतलब जन्म से ही जो इम्यूनिटी स्टूडेंट मिलती है इन्फेंट को, बेबी को या पेशेंट को, तो उसको इनेट इम्यूनिटी कहा जाता है. इनेट इम्यूनिटी इज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन दैट एन इंडिविजुअल पासेस बाय वर्चुअल ऑफ हिज और हर जेनेटिक मेकअप. ये ऐसी इम्यूनिटी होती है जो रेजिस्टेंस देती है कब से? जब बेबी अपने पूर्वजों से, मतलब अपने फादर और मदर से, उनके जेनेटिक मेकअप से आई हुई इनबॉर्न इम्यूनिटी. मतलब अगर मदर को इन द ड्यूरिंग ऑफ प्रेगनेंसी कोई इन्फेक्शन हुआ है और उस मदर ने अगर किसी चीज़ का वैक्सीन लिया है या उसको इन्फेक्शन होने के बाद में वो ठीक हो गया है, तो उसकी बहुत सारी इम्यूनिटी उस डिसीज़ को लेकर उन बच्चों में जिसके जो गर्भ में है उनको मिल जाती है. तो इसको जेनेटिक मेकअप और रेजिस्टेंस फ्रॉम द इनबॉर्न कहा जाता है. इट इज़ नेचुरल. ये नेचुरल है डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी. ये बिल्कुल नेचुरल होता है, इसमें कोई बच्चे को हानि नहीं होती है और ये बच्चे को इनबॉर्न मिल जाता है. इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय प्रियर कॉन्टैक्ट विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इम्यूनाइजेशन. ये इम्यूनिटी बच्चे को उनके फादर मदर से मिलती है, ना कि किसी तरह का इन्फेक्शन होने से, ना ही वैक्सीनेशन से. इट इज़ नॉन स्पेसिफिक. ये ऐसी इम्यूनिटी होती है जो स्पेसिफिक भी नहीं होती है, मतलब कॉमन इम्यूनिटी होती है. व्हेन इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू इन्फेक्ट इन द जनरल स्पेसिफिक वेयर द रेजिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर पैथोजन इन कंसर्न. ये इतनी स्पेसिफिक नहीं होती है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन करने पर ही रिस्पॉन्स दे. मतलब एक कॉमन इम्यूनिटी होती है जो हर इंसान में, हर ऑर्गेनिज्म में बेसिकली होती है. वन ऑफ द इनेट इम्यूनिटी कंप्राइज विद द वेरियस टाइप ऑफ बैरियर. ये इम्यूनिटी अलग अलग तरह के बैरियर्स, बैरियर मतलब माध्यम जिससे इन्फेक्शन रोका जा सकता है. दिस आर द बैरियर, ऐसे बैरियर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू द बॉडी. बॉडी के अंदर में घुसने से प्रिवेंट करने के लिए, बचने के लिए जन्म से ही ऑर्गेनिज्म में कुछ बदलाव होते हैं जिसके कारण ह्यूमन बॉडी इन्फेक्शन से बचती है. अब कौन से हैं? हमारी बुक में 4 से 5 इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है. वन बाय वन लेते हैं हम आज के टॉपिक में. पहला है एपिथेलियल सरफेस प्रोटेक्शन विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी. पहला, द स्किन एंड म्यूकस कवरिंग ऑन द बॉडी. इट प्रोटेक्ट द कंसिडरेबल एजेंट इन्वाइडिंग टू द बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. स्किन, हमारी जो स्किन होती है या स्किन के ऊपर में म्यूकस कवरिंग, तेल की कवरिंग, किसी चिपचिपे तरल पदार्थ की कवरिंग हमारे बॉडी के अंदर घुसने के लिए प्रिवेंट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिए. मीन्स अगर हम देखें तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर में एंट्री नहीं करने देती है. अगर हम दूसरी चीज़ देखें, द हेल्दी स्किन, अच्छी जो स्किन है, हेल्दी स्किन है मतलब एकदम सॉफ्ट है, ड्राई नहीं है और हेल्दी स्किन है, पजेस बैक्टीरियल एक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड ड्राइंग स्वीट. जिस स्किन में पसीना निकलता है जिस व्यक्ति को, ये पसीना जब सूखता है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन साल्ट का ज़्यादा खारा होता है जो बैक्टीरिया को डेवलप या ग्रो होने को प्रिवेंट करता है. सेकंड है सेबेसियस सिक्रीशन.
तेल निकलना चेहरों पर होता है, इवन हमारे कान के अंदर में, ईयर के अंदर में भी सिक्रीशन होता है। These are the fatty acids which prevent the bacterial and fungal properties grow inside the on the skin. स्किन के ऊपर में, ईयर के ऊपर में, ऑर्गन के अंदर में ये प्रिवेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने के लिए। म्यूकस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अगर हम देखें जो म्यूकस है, म्यूकस, दिस म्यूकस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे सांस नलिका में नाक से लेकर हमारे फेफड़ों तक जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हमने पिछले कुछ चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ देखते हैं हम कि नाक में, हमारा नाक हमेशा, नोज हमेशा गीला होता है, तो चिपचिपा होता है, डस्ट पार्टिकल हमारे नॉस्ट्रिल्स में फंस जाते, ट्रैप हो जाते हैं, जिसके कारण वो अंदर में नहीं जाते हैं और हमको डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। ये भी देखा हमने कि नोज प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द लार्ज एक्सटेंट इनहेल्ड पार्टिकल्स रजिस्ट थ्रू द एयर एट द नियर और इनसाइड द ओरिफिस। नाक के बाहर शोर पर या अंदर में, नाक के अंदर में, नोज के अंदर में छोटे छोटे बाल होते हैं जो डस्ट पार्टिकल को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने से प्रिवेंट करते हैं। इसलिए तो हमने देखा है एक स्टूडेंट कई बार कि हम धूल में चले गए, तो हम जब धूल हमारे नाक में घुस जाती है, हमको जोरों से छींक आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये नोज के अंदर के जो हेयर्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और सेंसेशन के कारण छींक आती है और डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। तो एक तरह का क्या है, ये प्रोटेक्शन है, डिफेंस है। These are passed beyond the mucus inhaling epithelium and sweep back into the pharynx where they tend to swallow or cough out. अगर ये नाक से अंदर में घुस जाते हैं, गले के अंदर में भी प्रिवेंट हो जाते हैं किसी कारणवश, या वो ना है, तो फैरिंग्स में जो होते हैं ये चिपचिपे तो जो होता है, जिसको हम बलगम कहते हैं, बलगम के थ्रू ये खांसी आती है हमें, और ये तो एक तो हम निगल लेते हैं, स्वेलो कर डालते हैं, या खांस कर बाहर थूक देते हैं। तो ये क्या है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। कफ रिफ्लेक्स, खांसी आना, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म अपॉन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में खांसना एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म माना जाता है, क्योंकि इसी खांसने के वजह से ही बलगम निकलता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ढकेले जाते हैं। माउथ कंटेन सलाइवा, हमारे मुंह के अंदर में सलाइवा होता है, विच हैव द एसिडिटी एज वेल एज द गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन इन स्टमक। जठर के अंदर में, स्टमक के अंदर में गैस्ट्रिक जूस होता है जो हाई एसिडिटी लेवल का होता है, एज वेल एज द फ्लशिंग नेचर ऑफ द यूरिन। यूरिन का फ्लशिंग नेचर, हमेशा हम यूरिन को निकालते रहते हैं समय समय पर। या स्पर्मिन एंड जिंक प्रेजेंट इन द सीमेन विच इज एंटीबैक्टीरियल। सीमेन के अंदर में जिंक और स्पर्मिन होता है जो बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देता है, इन्फेक्शन नहीं प्रोवाइड करता रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन नहीं करता है। तो ये सारे क्या होते हैं, अलग अलग मैकेनिज्म है, तो जो एपिथेलियल मैकेनिज्म है जो हमको इनबॉर्न मिलते हैं, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। नाउ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस इन ब्लड एंड टिश्यू। अब सेकंड पार्ट रखते हैं, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ भी लिया है कि ब्लड में क्या क्या होता है, स्पेशली WBC विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस ब्लड के अंदर में और टिश्यू में भी होता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंटेन मोर देन 30 टाइप्स ऑफ सीरम प्रोटीन्स which is present in the circulatory system which prevent the infection in various level, circulating the blood into the inactive state, which serum present which is in inactive state. But whenever the infection is occur in presence of micropathogens, activate this inactive state component known as the cascode which eliminate the pathogen। जैसे ही ये आते हैं पैथोजन ब्लड के बॉडी के अंदर में घुसते हैं, तो वो इनएक्टिव स्टेट के डिफेंस एंटी माइक्रोबियल स्टेट वो एक्टिव हो जाते हैं, और इसको कंप्लेंट्स ऑफ कैस्केड कहा जाता है, जो पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। मतलब इनएक्टिव स्टेट से कहाँ पे आ जाएंगे, अभी
which is the active state or known as cascade mechanism. The interferons are class of cytokinesis, soluble proteins released by the virally cell infected to the virus as certain with the blood cell to stimulate other cells to protect themselves by viral infection. इंटरफेरॉन्स जो होते हैं क्या करते हैं, साइटोकाइनेसिस होते हैं जो वायरल इन्फेक्शन होने पर एक्टिव करके वाइट ब्लड सेल WBC को स्टिमुलेट करके, जो हमने पढ़ चुके हैं, लैम्पोसाइट टी सेल, लैम्पोसाइट बी सेल पढ़ चुके हैं, स्टिमुलेट करते हैं और हमको उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या स्पेशली वायरस से इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर देते हैं। तीसरा आते हैं सेलुलर लेवल पर। सेलुलर लेवल पे भी होती है नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट द इन्वाइडिंग ब्लड और टिश्यू बाय फॉरेजियन पार्टिकल इज मीडिएटेड पैथोजेनिक सेल विच इंगेस्ट डिस्ट्रॉय देम। जैसे ही सेल के अंदर में कोई फॉरेजियन बॉडी आती है, फॉरेजियन पार्टिकल आता है, तो हम पढ़ चुके हैं फेगोसाइटोसिस या लाइजोसोम पढ़ चुके हैं। फेगोसाइटिक उसको फाइलोसाइटिक नेचर उसको इंगेस्ट कर खा जाता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। फेगोसाइटिक इन ग्रुप्ड और माइक्रोफेजेस एंड मैक्रोफेज आल्सो, ये छोटे से लेकर बड़े फेजेस को भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। फेगोसाइटिक नेचर ऑफ द microorganism in cell, that is a lysosome. They remove foreign particle enter into the body. बॉडी के अंदर में जो भी आते हैं या आने को रहते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। क्लास ऑफ लैम्पोसाइट अब पढ़ चुके हैं, कॉल द नेचुरल किलर सेल टू इम्प्रूव इंपॉर्टेंट नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट द वायरल एंड ट्यूमर्स। ये लैम्पोसाइट वायरस और ट्यूमर्स के सेल्स को जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं, मतलब कैपेसिटी रखते हैं ताकि वो पूरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्शन के बाद डिस्ट्रॉय कर सके। सबसे आखिरी आता है फीवर। उनको पता है कि जब भी सर्दी खांसी होती है या कुछ हो गया तो हमको बुखार आता है ना। तो बुखार आना मतलब क्या होता है, ये बीमारी के लक्षण है, लेकिन वो फीवर आना हमारा बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प करता है। मतलब अगर बुखार नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत स्ट्रांग है, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती है, इसका मतलब है रिस्पॉन्स नहीं करती है। और जिनको बुखार आता है उनको लगता है कि हम बीमार है, लेकिन इनका मतलब ये होता है कि उस पेशेंट की बॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्स दे रही है, उसको किल करने के लिए तैयारी कर रही है। इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, फॉलो द इन्फेक्शन बाय नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है जिसके कारण फॉरेजियन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने की कार्यक्रम शुरू हुआ होता है। इट हेल्प टू एक्सेलरेट, बढ़ाना द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस टू डिस्ट्रॉय द इन्वाइडिंग पैथोजेंस। ये ऐसी प्रोसेस होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम करना शुरू कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है, बढ़ा देता है स्पेस, एक्सेलरेट कर देता है। फीवर स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स एंड हेल्प टू रिकवरी ऑफ वायरल इन्फेक्शन। ये इंटरफेरॉन को स्टिमुलेट कर देता है, तापमान बढ़ा देता है बॉडी का, जिसके कारण उस वायरल इन्फेक्शन को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सके। आता है एक्टिव फेज प्रोटीन APPS, which is another important factor. The infections or injury lead to the sudden increase in concentration of certain plasma protein collected and known as acute phase proteins. हम देखते हैं कि कहीं इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ की स्किन लाल हो जाती है, स्किन है रेडिश आती है ना, जख्म हो गई तो लाल हो जाता है, या कुछ रैशेस आ जाए तो लाल हो जाता है। इवन देखते हैं कि कुछ लोगों को चत्ते आने शुरू हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कभी इन्फेक्शन हो गया तो लाल चत्ते आते हैं, तो हम उसको कहेंगे एक्यूट फेज प्रोटीन्स, जो उस सडन इंक्रीज को कॉन्सेंट्रेशन कर देते हैं प्लाज्मा प्रोटीन को, जो कलेक्टिवली उस ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए शुरू कर देते हैं। These includes C receptive proteins, CRP, monos binding protein, alpha 1 acid glycoprotein, serum amyloid proteins, etc. are the APPS. APPS are believed to be enhance host resistance
प्रिवेंट टिश्यू इंजुरी एंड प्रमोट्स रिपेयर ऑफ इन्फ्लेमेटरी लेसन्स। ये माना जाता है कि APPS मतलब एक्यूट फेज प्रोटीन जो होते हैं ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पावर को इन्हांस कर देते हैं होस्ट के, और जिसके कारण जो टिश्यू डैमेज हो गए हैं या इंज्योर्ड हो गए हैं तो उनको टिश्यू को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, बढ़ाते हैं और उसको रिपेयर करने के लिए लाइसेशन को इन्फ्लेमेटरी लेसन को रिपेयर करने का काम भी वो करते हैं। तो दिस ऑल अबाउट द जनरल इंफॉर्मेशन इन दी टॉपिक 1। नेक्स्ट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में हमने डिस्कस किया। हम नेक्स्ट टॉपिक में एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।